रीबर्थ ऑफ माई कोल्ड किंग रीबर्थ 7 रात का वक्त। बीकानेर हवेली। अचानक ऋषि के थप्पड़ मारने पर रक्षित का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। चैतन्य और प्रियांश जल्दी से आकर ऋषि को रक्षित से दूर करते हैं। ऋषि उन दोनों को खुद से दूर करते हुए रक्षित पर चिल्लाते हुए बोला, फिर से बोलो, तुमने क्या कहा? रक्षित अपनी लाल आंखों से ऋषि को घूरते हुए बोला, हर बार मैंने तुम्हें बचाया, इज्जत दी और तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। और क्या सुनना चाहते हो तुम? मैं उसे छोड़ दूंगा। ऋषि रक्षित के कॉलर को मजबूती से पकड़कर बोला, अगर उसे छोड़ना ही था तो उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? चले क्यों नहीं जाते उसकी जिंदगी से? रक्षित ऋषि की बात सुनकर बोला, सिर्फ 3 महीने की बात है। शांतनु ऋषि को रक्षित से दूर करके बोला, बिहेव योरसेल्फ। ऋषि शांतनु को घूरते हुए बोला, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि तुम रक्षित के हर बुरे काम में उसका साथ देते हो। रक्षित ऋषि की बात पर बोला, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं, किसी एक चीज में ठहर कर नहीं रह सकता मैं। और अगर तुम्हें उस सपोली की इतनी फिक्र है तो तुम अपना मुंह बंद करके रखा करो। ऋषि व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, हाँ 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 हाँ, तुम्हें क्या लगता है रक्षित, शिवन्या को जब अपनी असलियत पता चलेगी तब वो तुम्हारे साथ रहेगी, बिल्कुल नहीं नफरत करेगी तुमसे। रक्षित ऋषि के कॉलर को मजबूती से पकड़कर बोला, क्या कहा तूने? फिर से कह। तू होता कौन है हम दोनों के पर्सनल मामले में बोलने वाला? जिस टॉपिक पर अभी बात हो रही है ना, उस बात को ले समझा। जले हुए जख्म हरे करने की कोशिश मत कर ऋषि। ऋषि रक्षित को खुद से दूर करके बोला, मेरी जुबान को बंद करवाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुझे अच्छे से पता है तूने जो किया है ना, उसके सामने आने के बाद शिवन्या तुझे लात मारकर वापस जाएगी। रक्षित ऋषि के गाल पर एक घुसा जड़ देता है। प्रियांश रोते हुए बोला, तुम लोग क्यों लड़ाई हो रहे हो? एक दूसरे से लड़ना बंद करो। रक्षित प्रियांश पर चिल्लाकर बोला, जोर चुप रहो, तुम बच्चे की तरह रो रहे हो। ऋषि रक्षित को घुसा मारकर बोला, साले तूने मुझे मारा। रक्षित ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो शांतनु बीच में आ जाता है। शांतनु रक्षित को पकड़ते हुए बोला, पार्टनर, हम सभी एक दूसरे की ताकत है, तुम इस तरीके से अपने ही साथी को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? रक्षित अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए गहरी सांस लेता है। ऋषि अपने कपड़े को ठीक करते हुए अपना चेहरा दूसरी करके रक्षित से बोला, सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी इस तरीके से शिवन्या की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। रक्षित अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, मैंने भी तुम्हें घुसा मारा, उसके लिए सॉरी, और मैं तुम्हारी बहन से सॉरी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो ज्यादा बोल रही थी। चैतन्य उन दोनों को देखते हुए बोला, अब भाव खाना बंद करो, चलो एक दूसरे को गले लगाओ। रक्षित और ऋषि एक दूसरे को देखने के बाद गले लगा लेते हैं तो शांतनु रक्षित से कहता है, पार्टनर, अच्छा होगा कि तुम जाकर अपनी मिसेस को मना कर ले आओ। रक्षित अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, क्या वो खुद को बहुत बड़ी अप्सरा समझती है जो मैं उसे? शांतनु, चैतन्य और प्रियांश रक्षित को घूरने लगते हैं, जिस पर रक्षित कहता है, अच्छा ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन तब तक उन लोगों को लेकर आओ अंदर। ये कहकर रक्षित अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रक्षित सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है शिवन्या औंधे मुंह बिस्तर पर लेटे रो रही थी। रक्षित शिवन्या को आवाज लगाते हुए बोला, सपोली। शिवन्या बिना रक्षित की तरफ देखे गुस्से से बोली, जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत घिनौनी है। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या तुम अपने घर वालों से मिलना नहीं चाहती? अगर ऐसी बात है तो बता दो, मैं उन लोगों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। शिवन्या उठकर रक्षित के पास जा उसके कॉलर को मजबूती से पकड़कर बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? हर वक्त क्यों मुझे परेशान करते रहते हो? हमेशा क्यों इंसल्ट फील करवाते रहते हो मुझे? क्या हर एक टर्म एंड कंडीशन रखने का हक सिर्फ तुम्हें है? रक्षित शिवन्या से अपना कॉलेज छुड़ा उसे कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, आई डोंट थिंक सपोली, तुम्हें मुझसे ये सवाल करने का हक है, क्योंकि मैं एक ऐसा सनकी इंसान हूं जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। शिवन्या डरी हुई नजरों से रक्षित को घूरते हुए बोली, तो तुम पागल खाने में जाकर क्यों नहीं रहते? रक्षित शिवन्या के होठों के पास आकर बोला, क्योंकि वहां पर मुझे तुम्हें किस करने को नहीं मिलेगा। इतना कहकर रक्षित शिवन्या के होठों पर किस करने लगता है। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर धकेलकर गुस्से से बोली, क्या मैं तुम्हें कोई टिश्यू पेपर की तरह नजर आती हूँ, जिसे तुम जब चाहे तब इस्तेमाल करोगे और जब चाहे तब तुम मुझे कहीं पर भी तान कर रख दोगे? रक्षित शिवन्या के चेहरे को साफ कर उसके हाथ को पकड़कर बोला, चलो तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा काम क्या है।
इतना कहकर रक्षित से शिवन्या के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए नीचे की तरफ ले आता है। इधर मेन हॉल में प्रत्यक्ष, राधिका और दीक्षित आ चुके थे। प्रत्यक्ष शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर सान्याल, आपने कहा था कि हम लोगों के रुकने का इंतजाम आपने फार्म हाउस में करवाया है, तो फिर हवेली में क्यों? रक्षित नीचे आते हुए बोला, मिस्टर सिंघल, ऐसा मैं चाहता था, क्योंकि मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए सोचा आपको अपनी हवेली और इस हवेली की चमक से रूबरू करवा दूं। रक्षित की आवाज पर सब लोग पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। रक्षित शिवन्या के हाथ को पकड़कर नीचे आता है और प्रत्यक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, हेलो मिस्टर सिंघल, हाउ आर यू? प्रत्यक्ष, जो कि शिवन्या को देखकर सदमे में था, रक्षित की आवाज पर होश में आता है और हैरानी रक्षित की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर राजवंश, ये क्या मजाक है? रक्षित प्रत्यक्ष की बात पर बोला, मजाक? आप किस मजाक की बात कर रहे हैं मिस्टर सिंघल? मुझे समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहिए। प्रत्यक्ष शिवन्या के पास जाकर बोला, बैटरी, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस हालत में? शिवन्या रक्षित से अपना हाथ छुड़ा प्रत्यक्ष को कसकर गले लगा लेती है। प्रत्यक्ष भी उसे अपनी आगोश में ले लेता है। शिवन्या करीब 1 महीने बाद अपने भाई को गले लगाकर रोने लगती है। प्रत्यक्ष शिवन्या की पीठ को थपथपाते हुए कहता है, हुआ क्या है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? प्रत्यक्ष शिवन्या को रक्षित से दूर कर अपने पास खींच अपने सीने से लगाते हुए बोला, ये किसी ऐरी गैरी की पत्नी नहीं है मिस्टर सिंघल, ये मेरी पत्नी है, तो मेरे अलावा मेरी बीवी को कोई एक शब्द भी नहीं कह सकता। प्रत्यक्ष हैरानी से सुरक्षित की तरफ देखते हुए बोला, पत्नी? लेकिन ये? शांतनु प्रत्यक्ष की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर सिंघल, इस बारे में डिनर करते वक्त फुर्सत में बात करेंगे कि कैसे, कब हुआ ये सब। प्रत्यक्ष शांतनु की बात पर गुस्सा से बोला, यहाँ पर क्या कोई गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है जो हम बाद में बात करेंगे? मेरी बहन के जिंदगी की सवाल है। रक्षित प्रत्यक्ष की बात पर बोला, आपकी बहन की जिंदगी की सवाल से पहले मेरी बीवी के जिंदगी की सवाल है, तो मैं आपको। राधिका रक्षित के बात को बीच में काटकर गुस्से से बोली, तुमसे ही अमरावती में हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना, जब बैटरी ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। तुम इसी बात का बदला उतार रहे हो बैटरी से। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? रक्षित राधिका की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुमसे बात नहीं हो रही है, सो अपने बॉयफ्रेंड के पीछे रहो। राधिका रक्षित की बात पर गुस्से से बोली, मेरे बचपन की दोस्त है वो, मैं उसका साइड लूंगी और हमेशा लूंगी। तुमने ही उसे किडनैप किया था ना घर से, अब सब कुछ मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। रक्षित इनोसेंट सा चेहरा बनाकर शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, बीवी, बताओ अपने भाई और दोस्तों को, क्या मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? वरना तुम्हारे घर के लोग मुझ पर केस कर सकते हैं। शिवन्या रक्षित कितने इनोसेंट से चेहरे को देखकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, रक्षित जैसा इंसान इतना इनोसेंट होने का दिखावा भी कर सकता है। दीक्षित शिवन्या के पास उसके बाह को पकड़ लेता है तो रक्षित की मुठियां आपस में मजबूत हो जाती है। दीक्षित शिवन्या को अपनी तरफ करके बोला, शिवी, तुम मुझे बताओ, क्या इस आदमी है तुम्हारे साथ? शिवन्या दीक्षित के हाथ को झटक कर बोली, तुम छू क्यों रहे हो मुझे? दूर रहकर बात करो। दीक्षित हैरानी से शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा? हम लोग तुम्हें पिछले 1 महीने से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर एक आदमी से शादी करके ऐश की जिंदगी जी रही हो। शिवन्या दीक्षित पर गुस्से से बोली, तमीज से बात करो, और अपने पति के साथ नहीं रहूंगी तो क्या तुम्हारे साथ रहूंगी? प्रत्यक्ष शिवन्या की बात पर नाराजगी से बोला, घर में सभी तुम्हारे लिए इतने परेशान हैं, मॉम हर वक्त तुम्हारी याद में रोती रहती है और तुम यहाँ पर इतनी नॉर्मल हो। शिवन्या अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए प्रत्यक्ष से बोली, भाई, आप राधिका से प्यार करते हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं। मुझे भी रक्षित से प्यार हो गया तो मैंने उससे शादी कर ली। बस फर्क इतना है कि आप घर वालों को बता सकते हैं, लेकिन मैं घर वालों को नहीं बता सकती थी। प्रत्यक्ष शिवन्या के कंधों को पकड़ उसे हिलाते हुए बोला, क्यों नहीं बता सकती थी तुम? बताओ मुझे। अगर मैं अपने घर वालों को बताकर हमारी अरेंज मैरिज करवा सकता था तो तुम क्यों नहीं करवा सकती थी? बताओ मुझे, मेरे सवालों का जवाब दो तुम। रक्षित प्रत्यक्ष के हाथ को शिवन्या के कंधे से हटाते हुए बोला, वैसे मुझ में क्या दिक्कत है मिस्टर सिंघल, जो आप इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं? प्रत्यक्ष रक्षित की बात पर गुस्से से बोला, आपसे बात नहीं हो रही है मेरी, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। ये सब करने के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है ना, तो बेहतर होता कि आप हमें बताते ही नहीं कि शिवन्या की शादी आपसे हुई है। शांतनु रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, पार्टनर, आई थिंक यू आर यूजलेस।
रक्षित शांतनु को घूरते हुए बोला, तुम चुप रहो। दीक्षित शिवन्या के पास आ उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम यहाँ से चलो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। रक्षित शिवन्या के हाथ को दीक्षित से छुड़ाकर उसके सीने पर हाथ रखो से धक्का देता है तो दीक्षित शिवन्या से दूर हो जाता है। रक्षित दीक्षित को उंगली दिखाते हुए बोला, दूर रह मेरी बीवी से, तुम्हें क्या सीधी बात समझ नहीं आती। दीक्षित रक्षित को गुस्से में घूर कर बोला, रक्षित राजवंश, कहीं खेल एक बार फिर शुरू ना हो जाए। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम बस शुरू करो, बाकी खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रत्यक्ष उन दोनों के बीच में आकर रक्षित से बोला, शिवन्या को इन सब में मत घसीटो। रक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, शिवन्या इन सब में आ चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि जितने दिन के लिए आए हो खाओ पियो ऐश करो और यहां से चलते बनो। राधिका शिवन्या के पास आ उसके चेहरे को पकड़कर बोली, क्या हो गया है तुझे, क्या सोचकर तूने इस आदमी से शादी की। शिवन्या राधिका के हाथ को दूर करके बोली, एक लड़की को हमेशा एक परफेक्ट आदमी अपनी जिंदगी में चाहिए होता है जो कि उसकी जिंदगी को आरामदायक बना सके। रक्षित में वह सारे क्वालिटी मौजूद है, इसलिए मैंने उससे शादी की, जैसे तुम भाई से शादी करना चाहती हो बिल्कुल उसी तरह। राधिका गुस्से में शिवन्या को धकेल कर बोली, झूठ, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखें और जुबान मैच नहीं कर रही है। तुम जब झूठ बोलती हो तब तुम्हारी आंखें झुकी हुई होती हैं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। शिवन्या, तो बताओ क्यों ये सब कर रही हो तुम। ऋषि उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है कि आप लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब उन दोनों की शादी हो चुकी है तो बेहतर होगा बात का बतंगड़ बनाने से अच्छा कि उनके रिश्ते को अपना लिया जाए। प्रत्यक्ष, दीक्षित और राधिका गुस्से भरी नजर से ऋषि की तरफ देखने लगते हैं। बीकानेर हवेली, राधिका, दीक्षित और प्रत्यक्ष गुस्से भरी आंखों से ऋषि को घूर रहे थे। शिवन्या रक्षित से खुद को दूर कर प्रत्यक्ष के पास आकर बोली, भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं और रक्षित एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्लीज आप गुस्सा होना बंद कर दीजिए। मैं डैड से माफी मांग लूंगी और मोम से मार भी खा लूंगी, लेकिन प्लीज आप गुस्सा मत होइए। राधिका शिवन्या की तरफ देखते हुए बोली, बैटरी, तुम सच में इतनी समझदार हो गई या फिर इतनी बेवकूफ। क्या तुम्हें रक्षित राजवंश के बारे में नहीं पता? पूरे मुंबई में रूमर्स है कि वो एक नंबर का प्लेबॉय है और तुम उसके साथ शादी के रिश्ते में बंध गई बिना सोचे समझे। रक्षित राधिका की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अरे होने वाली मिसेज सिंघल, आपको तारीफ करनी है तो ऐसी तारीफ कीजिए जिससे मेरी बीवी मुझ पर और ज्यादा लट्टू हो जाए। इस तरह से उसके कान भरना आप जैसे अच्छे घर की लड़की को शोभा नहीं देता। चैतन्य रक्षित का साथ देते हुए राधिका से बोला, रक्षित बिल्कुल सही कह रहा है और वैसे भी आपको देखकर लगता है कि आप भी काफी शौकीन है। राधिका चैतन्य को गुस्से भरी नजर से घूरते हुए बोली, अपनी जुबान बंद करके रखो। रक्षित एक गहरी सांस लेकर बोला, रात काफी हो गई है, हम लोगों को डिनर करना चाहिए, और वैसे भी कहां से आता है कि बेवजह के गुस्से खाने पर नहीं उतारने चाहिए, वरना अन्न का अपमान होता है। प्रत्यक्ष, दीक्षित और राधिका एक दूसरे को देखने लगते हैं। शिवन्या प्रत्यक्ष के हाथ को पकड़कर बोली, प्लीज भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्या आप अपनी बैटरी को माफ नहीं करोगे? प्रत्यक्ष शिवन्या को गले लगा लेता है और उसके सिर पर चुमकर कहता है, मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए आया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुम यहाँ पर मिल जाओगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन फैसले ऐसे लोग जिसके लिए तुम्हें इन फ्यूचर पछताना न पड़े। रक्षित प्रत्यक्ष की बात पर हल्का व्यंग आवाज में बोला, आपको लगता है कि आपकी बहन मुझसे शादी करके पछता रही है? आप देख सकते हो उसको, रानियों की तरह यहाँ पर रह रही है, और क्या चाहिए? ऋषि रक्षित को देखते हुए मन में बोला, एक्टिंग कुछ ज्यादा ही कर रहा है, अगर उन लोगों को शक हो गया ना तो पिछवाड़े पर लात मारेंगे तुम्हारे। रक्षित जैसे ऋषि की बात को समझ गया हो, वो बस तिरछा मुस्कुरा देता है, लेकिन आगे कुछ नहीं कहता। प्रत्यक्ष अपनी बहन के प्यार में सारी नाराजगी भूलकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। शिवन्या प्रत्यक्ष और राधिका के बीच में बैठ जाती है। राधिका दीक्षित की तरफ देखती है, जिसका चेहरा पूरी तरीके से लटक गया था, क्योंकि वो शिवन्या को सच में पसंद करने लगा था। राधिका दीक्षित के कंधे को थपथपाकर शिवन्या की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बैटरी? पूरे 1 महीने हो गए ना तुम कॉलेज आए और ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड किया, क्या कर रही हो यहाँ पर? 1 महीने हनीमून मना रही हो? शिवन्या हैरानी से राधिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम भी ना कुछ भी कहती रहती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? चुपचाप रहो।
रक्षित तिरछी नजर से शिवन्या की तरफ देखता है और फिर से अपना डिनर कंटिन्यू करने लगता है। प्रत्यक्ष खाना खाते हुए रक्षित से बोला, अपनी बहन की सलामती के लिए मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही नहीं है। इस तरीके से एक लड़की को आप घर से किडनैप नहीं कर सकते। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अगर आपने यही तरीका अपनी वाली के साथ अपनाया होता तो हो सकता था आप दोनों अभी हनीमून के तौर पर स्विट्जरलैंड या फिर पेरिस में होते, ना कि यहाँ पर। राधिका रक्षित को तीखी नजरों से देखते हुए बोली, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो गुंडों की तरह हरकतें करते हैं। प्रत्यक्ष बिल्कुल परफेक्ट आदमी है, एक परफेक्ट बिजनेसमैन, एक परफेक्ट बेटा, परफेक्ट भाई और परफेक्ट लवर। आप क्या है, प्ले बॉय। रक्षित राधिका की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आप मेरे बारे में जानने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, तो मैं बता दूं, मैं एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा बेटा और बिजनेसमैन के बारे में तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि इस बारे में आपके वाले अच्छे से जानते हैं, और उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं एक बहुत अच्छा क्यूपिड हूं और बैड पार्टनर भी। दीक्षित रक्षित को घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, सब लोगों के सामने ऐसी बेशर्मी भरी बातें करते हुए। रक्षित दीक्षित की बात पर बोला, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो अपना चेहरा ढक लो और चाहो तो अपने कमरे में भी जा सकते हो, यहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। दीक्षित एक गहरी सांस लेकर बिना रक्षित से आगे बहस किए चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। ऐसी बातों बातों में उन लोगों का डिनर कंप्लीट हो जाता है और प्रत्यक्ष फार्म हाउस की तरफ चला जाता है, क्योंकि उन लोगों का रहने का इंतजाम सच में फार्म हाउस में ही किया गया था। वो लोग बस खाने के वक्त हवेली के अंदर आ सकते थे, ऐसा रक्षित ने रूल बनाया था। शिवन्या कमरे में जा चुकी थी और बाकी सब बेशर्म मेन हॉल में बैठे हुए थे। प्रियांश रक्षित की तरफ देखते हुए एक्साइटेड होकर बोला, तुमने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छे बेड पार्टनर हो, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी हमें गुड न्यूज सुनने को मिल सकता है। क्या तुम्हारे और सपोली के बीच में ये सब हुआ? रक्षित वाइन के गिलास को गोल गोल घुमाते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सपोली के करीब गया होऊंगा? ऋषि रक्षित की बात पर उसे हैरानी से देखते हुए बोला, इसका मतलब तुमने बस सफेद झूठ बोल दिया और उन लोगों ने तुम्हारी बातों पर यकीन भी कर लिया। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम बेवकूफ बन गए कि मैं सपोली हम बिस्तर हो चुके हैं। शांतनु वाइन पीते हुए ऋषि से बोला, मुझे लगता है कि तुम भले ही रक्षित की सबसे करीबी दोस्त हो, लेकिन उसे सबसे करीब से नहीं जानते। ऋषि शांतनु की बात पर बोला, मैं भले ही उसे करीब से नहीं जानता, लेकिन मैं उसके मन की हर एक बात को समझ सकता हूँ कि वो क्या चाहता है। तुम जैसा नहीं हूं कि उसके नेगेटिव साइड को सपोर्ट करता हो, मैं उसके पॉजिटिव साइड को भी सपोर्ट करता हूँ। शांतनु जैसे ऋषि को कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है कि ऋषि का फोन बजने लगता है। ऋषि अपने फोन की तरफ देखता है जिसमें एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। रिसीव कॉल अटेंड करते हुए वहां से चला जाता है। चैतन्य रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे और दीक्षित के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में किसी को पता ना हो? रक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हुआ है ना, नागिन 2, नागिन 3, नागिन 4 जैसे हमारा भी पुनर्जन्म हुआ है। प्रियांश रक्षित की बात पर बोला, तो नागिन और नागिन 5 जैसा क्यों नहीं है? होना चाहिए था ना, ऐसा मैं जरूर देखने जाता। तुम्हें पता है जब तुम नाग के रूप में आते हो तो मुझे बड़े हॉट लगते हो। रक्षित प्रियांश की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम मेरे साथ 20-20 का गेम खेलना चाहोगे? तुम्हें बहुत मजा आएगा। प्रियांश रक्षित की बात पर मुंह बनाता है। चैतन्य रक्षित की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन कुछ भी कहो, तुम बदल रहे हो। रक्षित चैतन्य की बात पर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या मेरे चेहरे पर बुढ़ापा नजर आ रहा है या फिर मैं पहले जैसा सुंदर नहीं दिख रहा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि? शांतनु रक्षित की बात को बीच में काटकर बोला, तुम्हारी केचुली बदलने वाली है और हो सकता है कि तुम्हारी सपोली की भी, इसलिए जरा खुद को संभाल कर रखना, क्योंकि उस वक्त तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड और घातक हो जाते हो। रक्षित शांतनु की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम बहुत अच्छे हो पार्टनर, तुम्हें सब कुछ बहुत पहले से पता होता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं तारा से कहकर तुम्हें एक खूबसूरत सा वन नाइट स्टैंड का तोहफा बर्थडे के तौर पर दे दूं। शांतनु रक्षित की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या तुम मुझे रेप के केस में धारा 376 डलवाकर 7 साल के लिए जेल में पहुंचाना चाहते हो? तुम्हें पता है वो नाबालिग है, सिर्फ 17 साल की है और अब तो बालिग कहलवाने के लिए भी लड़कियों को 21 साल का होना पड़ रहा है। रक्षित शांतनु की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, इसका मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी सपोली 21 साल की हो चुकी है, मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ।
प्रियांश उठते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूं सोने के लिए। इतना कहकर प्रियांश अपने कमरे की तरफ चला जाता है। चैतन्य वहां से जाने लगता है कि उसके पैंट की जेब से एक छोटी सी पाउच नीचे गिर जाती है। रक्षित उस पाउच को उठाकर देखने लगता है और चैतन्य की तरफ देखते हुए कहता है, ड्रग्स? क्या तुम नहीं सुधरने वाले? जिस पर चैतन्य जल्दी से बोला, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरा नहीं है। आज दोपहर टाइम पर मैं डीलिंग के लिए गया था, वहीं पर चेक कर रहा था, शायद उसी में से एक छोटा पाउच मेरे पैकेट में रह गया। रक्षित अपना सिर हिलाकर बोला, मैं समझ गया, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं इसे हमेशा की तरह ठिकाने लगा दूंगा। चैतन्य अपना सिर हिलाकर कमरे की तरफ चला जाता है। रक्षित शांतनु की तरफ देखते हुए उस पाउच को उसकी तरफ फेंक कर बोला, पार्टनर, इसे काम के वक्त इस्तेमाल कर लेना। शांतनु रक्षित की बात पर बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो सिर्फ शांतनु को ही पता था। रक्षित शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, तुम ऋषि का इंतजार करो, मैं जरा अपने लिए वाइन लेकर आता हूं। इतना कहकर रक्षित उठकर वहां से चला जाता है। शांतनु रक्षित को जाता हुआ देखता है और उस पाउच को देखने लगता है, फिर उसे अपने जेब के पॉकेट में डाल लेता है। तभी वहां पर ऋषि गुस्से में तमतमाया हुआ आ जाता है। शांतनु ऋषि के एक्सप्रेशंस को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हो गया, जैसे किसी ने तुम्हारी इज्जत लूट ली हो। ऋषि शांतनु की बात पर अपने दांत पीसकर बोला, यार संजना के घर वाले मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं शादी करने के लिए, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं अपनी बीवी को नहीं भूल सकता। शांतनु ऋषि की बात पर उबते हुए बोला, हाउ कैन आई एक्सप्लेन टू यू, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम वैरागी टाइप के बन चुके हो और तुम्हें फिर से एक लड़का बनाने के लिए एक सुंदर अप्सरा की जरूरत है। ऋषि शांतनु को घूरते हुए बोला, तुम भी तो 25 के हो गए हो, अब तक क्यों वर्जन हो, क्या तुम अपने आप को गे समझते हो? ऋषि की इस बात पर शांतनु उसे देखते हुए बोला, नहीं, मैं लड़का ही हूँ, बस फर्क इतना है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है और अभी मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वाली अभी बहुत छोटी है। लगभग मुझे 4 साल इंतजार करना होगा, तब तक मैं 29 का हो जाऊंगा। ऋषि शांतनु को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम एक बच्ची के साथ रिलेशनशिप में हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे बच्चों की तरह छोटी ही रहेगी। शांतनु ऋषि को घूरते हुए बोला, क्या तुम हमारे रिलेशनशिप के एज गैप को टारगेट कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ और इस बात की भनक तुम्हें लगेगी भी नहीं। ऋषि तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अब तुम्हारे दिमाग सही रास्ते पर आ गई ना, इसलिए दोबारा कभी भी मेरे लिए लड़की तलाशने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा ब्रेकअप करवा दूंगा। शांतनु बेफिक्र होकर बोला, तुम चाहे 1000 बार कोशिश कर लो, लेकिन हमारा ब्रेकअप नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों की केमिस्ट्री इतने स्ट्रांग है कि हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। ऋषि घूर कर शांतनु की तरफ देखता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, रक्षित कहाँ पर चला गया? शांतनु ऋषि की बात पर बोला, उसने कहा कि वह वाइन लेने जा रहा है, लेकिन लगता है कि वो अपनी सपोली के पास चला गया, इसलिए अब गुड नाइट, बाय, लव यू। इतना कहकर शांतनु ऋषि के गाल पर किस करता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ऋषि उसे हैरानी से जाता हुआ देखता है और उसे मन में जी भरकर गाली देने के बाद अपने कमरे की तरफ चला जाता है। दीक्षित का कमरा। दीक्षित अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने रह रहकर शिवन्या का चेहरा आ रहा था। दीक्षित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके गुस्से से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए श्री, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब शुरू होगा असली खेल जब तुम मेरी हो जाओगी। इतना कहते हुए दीक्षित पुरानी यादों में खो जाता है। अतीत के पन्ने। दीक्षित एक 19 साल की लड़की को पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा था। उस लड़की ने बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का ट्यूब टॉप और नीचे प्लाजो पहन रखा था। वो बिल्कुल इच्छाधारी नागिन लग रही थी। उसकी नीली आंखें, पतले गुलाबी होंठ, गोरा बदन जिसमें हल्का उभार भरा हुआ था, जिससे उस लड़की पर कोई भी आकर्षित हो सकता था। तभी वो लड़की पीछे पलट आवाज लगाते हुए बोली, दक्ष, कहाँ हैं आप? इस तरीके से चोरी चुपके हमें देखना बंद कीजिए, हम आपकी महक को भी पहचान सकते हैं। दीक्षित, दक्ष निकनेम, उस लड़की की बात पर दूसरी तरफ जाते हुए बोला, आप हमें नहीं ढूंढ पाएंगी श्री। शिवन्या, श्री दीक्षित की बात पर बोली, आप हमें चुनौती दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आपको हार का सामना करना पड़ जाए। दीक्षित शिवन्या की बात पर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, पहले आप हमें खोज कर तो निकालिए। शिवन्या इधर उधर देखते हुए एक पेड़ के पास जाने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है
जैसे वहां पर कोई है। शिवन्या उस पेड़ के पास जा जोर से बोली, हमने आपको पकड़ लिया। ये कहकर वो उस लड़के को पकड़ लेती है जिसकी उम्र करीब 23 साल थी और उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो दिखने में काफी खूबसूरत था। उसकी आंखें ओलिव ग्रीन कलर में थी जिनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शिवन्या 2 कदम पीछे होकर बोली, रक्ष हमें माफ कीजिए, हमें लगा कि दक्ष था। रक्ष शिवन्या को अनदेखा करते हुए वो जिस पेड़ के सामने खड़ा था उसके बेल को तोड़ने लगता है, जिसे देख शिवन्या उसे रोकते हुए कहती है, आप इस तरीके से उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनमें भी। रक्षित शिवन्या की बात को बीच में काटकर बोला, हमें आपके सुझाव की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना रास्ता देखिए और जाकर अपने दोस्त दक्ष मेरे छोटे भाई के साथ मौज कीजिए। शिवन्या रक्षित की इतनी रूड आवाज को सुनकर मायूस हो जाती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, एक बात बताइए, आप इन बेलों का क्या करेंगे? रक्षित शिवन्या को घूरते हुए बोला, फांसी का फंदा बनाना चाहते हैं ताकि आपके और दक्ष के रास्ते से हट जाए। तभी वहां पर दीक्षित आ जाता है। दीक्षित शिवन्या को रक्षित से दूर करते हुए बोला, श्री आप ठीक है ना? रक्ष ने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? रक्षित दीक्षित को एक नजर देखने के बाद उन पेड़ की छाल को लेकर वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है। शिवन्या दीक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप एक बात बताइए, रक्ष ऐसे क्यों है, वो हमें पसंद क्यों नहीं करते? दीक्षित शिवन्या की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि रक्ष को ज्यादा सुंदर लड़कियां नहीं पसंद, उसे तो भोली और मासूम लड़कियां पसंद है, और आप तो अप्सरा की तरह खूबसूरत है, इसीलिए रक्ष आपसे दूर रहते हैं। शिवन्या मायूस होकर बोली, तो क्या हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे? दीक्षित शिवन्या के हाथ को पकड़कर बोला, चलिए माँ और बाबा बुला रहे हैं। इतना कहकर दीक्षित शिवन्या को लेकर वहां से एक मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। दीक्षित जब शिवन्या को लेकर वहां पर पहुंचता है तो देखता है एक 45 साल का आदमी और उसके बगल में 42 साल की एक औरत भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े बैठी हुई थी। शिवन्या अंदर जाने लगती है कि उनके ही हम उम्र के 2 लोग और आ जाते हैं, जिनमें से आदमी शिवन्या को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, हमने सोचा था हमारी राजकुमारी सबसे पहले अपने बाबा से मिलेगी, लेकिन वो तो हमारे दोस्त के पास चली आई। शिवन्या उस आदमी के गले पर अपनी बाहें डालते हुए बोली, बाबा हमने आपको बहुत याद किया, लेकिन हमें लगा था अभी अभी नहीं बल्कि महाशिवरात्रि के दिन आएंगे। जिस पर वो आदमी हंसते हुए बोला, हा 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 हा, हमारी बच्ची 2 दिन बाद नाग पंचमी है, आपको कनिष्क और बाकी सबके साथ नाटक प्रस्तुत करना है और एक भव्य नृत्य भी सबके सामने आयोजित करना है। शिवन्या उस आदमी की बात पर अपना सिर हिलाती है और दीक्षित उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, चाचा जी, क्या हम श्री के साथ नृत्य कर सकते हैं? वो आदमी कुछ कहता उससे पहले ही करीब 23 साल का एक लड़का वहां पर आकर बोला, बिल्कुल नहीं, श्री हमारे साथ नृत्य करेगी, ये हर साल होता है और इस साल भी यही होगा, हम श्री को किसी और के साथ नृत्य करने नहीं देंगे। रक्षित उन सब लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए सीधा मंदिर के अंदर चला जाता है और भगवान शिव के सामने अपना हाथ जोड़कर अपना सिर झुका लेता है। अपनी आराधना करने के बाद रक्षित अपने बाबा से बोला, बाबा हम तक्षक जाना चाहते हैं। रक्षित के बाबा उसकी बात पर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोले, आपका दिमाग खराब हो गया है रक्ष, 2 दिन बाद नाग पंचमी है और आप ये सब तमाशा करना चाहते हैं, हम आपको वहां जाने की इजाजत नहीं देते। रक्षित कुछ देर अपने बाबा को देखने के बाद अपना सिर हिला मंदिर से बाहर की तरफ चला जाता है। उसकी आंखों में बगावत साफ नजर आ रही थी। दीक्षित और बाकी सब लोग जाते हुए रक्षित को देखने लगते हैं। अतीत के पन्नों से बाहर दीक्षित अपने होश में आता है और समय की तरफ देखता है जहां पर रात के 2 बजे बज रहे थे। दीक्षित गहरी सांस लेते हुए बोला, रक्षित राजवंश चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार शिवन्या को खो चुका हूं, दोबारा तुम्हारे हाथों में उसे नहीं खोना चाहता। इतना सोचते हुए दीक्षित बिस्तर के पास चला जाता है और वहां पर रखे पानी को एक ही घूंट में पीने के बाद बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह रक्षित का कमरा, शिवन्या की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। शिवन्या ने करवट बदली तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कमर को मजबूती से पकड़ा हुआ है। शिवन्या अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सामने की तरफ देखने लगी तो उसके आंखों के सामने रक्षित का खूबसूरत सा चेहरा था, जो कि बहुत ही मासूम और प्यारा लग रहा था क्योंकि रक्षित सोया हुआ था। शिवन्या रक्षित के चेहरे को गौर से देखने लगी। दुनिया जहां की खूबसूरती रक्षित के चेहरे पर थी, शिवन्या ये कहने से खुद को मना नहीं कर पा रही थी कि रक्षित शिवन्या से ज्यादा खूबसूरत है।
हाँ, रक्षित शिवन्या से भी ज्यादा सुंदर था। उसके नैन नक्श शिवन्या से भी ज्यादा तीखे थे और उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी थे। रक्षित को गौर से देखते हुए शिवन्या के हाथ रक्षित के चेहरे पर चलने लगते हैं। रक्षित बिना अपनी आंखें खोले शिवन्या से कहता है, शायद तुम मेरे साथ बिस्तर पर मेहनत करना चाहती हो सपोली। ये कहकर रक्षित शिवन्या के सीने पर अपना चेहरा छुपा लेता है। शिवन्या अचानक रक्षित के इतना करीब आने से हैरान हो जाती है और रक्षित को खुद से दूर करने लगती है, तो रक्षित शिवन्या के कमर पर अपनी पकड़ और कसते हुए उसे खुद से चिपका लेता है। शिवन्या रक्षित की हरकत पर उसे घूर कर देखती है और कसकर उसके कान को काट लेती है। रक्षित की पूरी नींद गायब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, इस बिल्ली ने मुझे काट डाला, नागिन कहीं की, डस लिया मेरे कान को। शिवन्या हड़बड़ाहट में बिस्तर से नीचे गिर जाती है। रक्षित शिवन्या को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम बैटरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कान को काटने की, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। शिवन्या जल्दी से फर्श से खड़ी हो अपने आप को ठीक करते हुए बोली, गलती तुम्हारी है, इस तरीके से जोक की तरह क्यों चिपक कर मुझे पकड़ रखा था, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है मुझसे चिपकने के अलावा। रक्षित शिवन्या को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए बोला, ये बात तुम कभी मत भूलना कि मैं कौन हूं, और उससे भी जरूरी बात, अभी तुम्हारे घर वाले यहाँ पर हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाते हुए उन लोगों पर कोई हमला कर दे और वो तीनों टपक जाए, तब तुम क्या करोगी। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, तुम्हारी तो सारी होशियारी निकाल दूंगी मैं। रक्षित शिवन्या की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अपनी शक्ल देखी है, आईने में चुड़ैल और भूतनी दोनों साथ में मिक्स अप लगती हो। शिवन्या रक्षित की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और तुम भी कोई बहुत बड़े प्रिंस चार्मिंग नहीं हो जो अपने आप पर इतना घमंड कर रखा है। रक्षित भी शिवन्या को इग्नोर करते हुए बोला, अरे जाओ जाओ, तुम जैसे बैटरी को भला कौन ही देखेगा। मेरी किस्मत खराब थी और मेरा दिमाग घास चरने गया था, जिस कारण मैंने तुमसे शादी कर ली। अभी अगर अपनी तरह किसी खूबसूरत लड़की से शादी की होती तो हो सकता था हम दोनों अभी एक्सरसाइज कर रहे होते। शिवन्या रक्षित की बात पर उसे घूरते हुए बोली, खुद की आंखों में तो जैसे जंग लगा होता है सुबह जल्दी उठने के लिए, और मुझे कह रहे हो कि मैं देर से उठती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ उठकर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, चलो गार्डन में। रक्षित शिवन्या को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बोल्ड हो कि तुम सबके सामने मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि गार्डन में तुम्हारे भैया और तुम्हारी जो दोस्त आए हैं वो सभी हमें देख लेंगे। ये कहते हुए रक्षित की आंखों में एक शरारत साफ नजर आ रही थी, जिसे शिवन्या अब जाकर समझ रही थी। अब शिवन्या को खुद पर ही अफसोस हो रहा था कि क्यों हमेशा वो रक्षित के बातों में उलझ कर रह जाती थी, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि सच में रक्षित एक निहायती बेशर्म और कुछ ज्यादा ही आईक्यू वाला इंसान था, जिसका दिमाग सिर्फ बेशर्मी वाली चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता था। रक्षित शिवन्या को इस तरीके से खोया हुआ देखकर उसके पास आकर बोला, डोंट वही सपोली, अगर तुम्हें मेरी तारीफ करने का मन कर रहा है तो मुंह पर कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। शिवन्या रक्षित की आवाज सुनकर होश में आए और रक्षित क्यों अपने पास आया देखकर 2 कदम पीछे होकर बोली, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी होती है तो क्या तुम मुझसे दूर रहकर बात नहीं कर सकते, इस तरीके से मुझसे चिपकना जरूरी होता है क्या, चमगादड़ कहीं के। रक्षित अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाकर शिवन्या के पतले हाथ को मजबूती से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मेरी जगह तुम एक चमगादड़ की तरह इस कमरे की दीवार पर टंगी हुई नजर आ सकती हो। शिवन्या डरी हुई नजरों से रक्षित की तरफ देखने लगती है, तो रक्षित शिवन्या के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी ये नीली आंखें बिल्कुल नहीं पसंद। शिवन्या रक्षित की हर बार किसी बात को सुनकर इस बार चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरी आंखों में देखो, नहीं कहा ना, तो तुम क्यों मेरी आंखों में देखते हो और हमेशा बुराई करते हो। क्या तुम्हें अपनी आंखें बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी आंखें तो तोते की तरह है जो हर वक्त टेर टेर करता रहता है। रक्षित शिवन्या के पतली कमर पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है सपोली, मेरे साथ रहकर तुम नैनो की भाषा समझने लगी, नॉट बैड, वैसे मैं तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूं अगर तुम सीखना चाहो तो। शिवन्या रक्षित से 3 कदम दूर होकर बोली, तुम जैसे प्लेबॉय से मैं लोगों को कैसे खुश करना है इसे सीखने के अलावा और कुछ नहीं सीख सकती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। इतना कहकर शिवन्या वॉशरूम की तरफ चली जाती है। रक्षित शिवन्या को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा कर बोला, अब तुमने मुझे कॉल बॉय से कंपेयर कर ही दिया है तो तुम्हें थोड़ा डेमो को दिखाना ही पड़ेगा ना सपोली।
इतना सोचते हुए रक्षित सीधा स्टडी रूम के वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद शिवन्या नहाकर बाहर आती है, तभी रक्षित भी खाली अपने कमर पर टॉवल लपेटे नहाकर रूम में आता है तो शिवन्या रक्षित को देखने लगती है, जिसके बाल अभी भी गिरे थे, जिसे रक्षित अपने हाथों से झटक रहा था। रक्षित शिवन्या को यूं खुद को देखता हुआ पाकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। शिवन्या रक्षित को देखने में इतना ज्यादा खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं था कि रक्षित क्या कर रहा है। रक्षित शिवन्या के कान के पास आकर धीरे से बोला, मैं हॉट लग रहा हूं ना? क्या तुम मेरे मसल्स को टच करना चाहती हो? वैसे मैं बुरा नहीं मानूंगा। आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। शिवन्या को अपने गले पर रक्षित की गर्म सांसें महसूस होती है और रक्षित के गीले बाल से टपक रहा पानी शिवन्या को अपने कंधे पर महसूस होता है। शिवन्या होश में आती है तो रक्षित अचानक उसके गले पर बहुत जोर से बाइट कर लेता है। अचानक रक्षित की ऐहा करने पर शिवन्या की हल्की चीख निकल जाती है। रक्षित शिवन्या के काटे गए जगह पर चाट कर बोला, तुम्हारा खून स्वादिष्ट है और उतना ही ज्यादा कड़वा भी, जहरीली सपोली। इतना कहकर रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है और शिवन्या उसे मन में जी भरकर गाली देने के बाद खुद भी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में फिर से चली जाती है। डाइनिंग टेबल, मेन हॉल। शिवन्या के भाई और राधिका, दीक्षित भी नाश्ते के लिए आ गए थे। दीक्षित की निगाहें बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, जैसे वो शिवन्या के आने का इंतजार कर रहा हो। शांतनु दीक्षित की आंखों की बेचैनी को देखते हुए बोला, अरे बबुआ, तुम काहे लव ट्रायंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो? मेरा पार्टनर इतना समझदार है कि तुम्हें क्रिएट से क्रेडिट में ट्रांसफर कर देगा। राधिका शांतनु की तरफ देखते हुए बोली, तुम अपने आप से मतलब क्यों नहीं रखते? तुम दूसरों के फटे में टांग क्यों लड़ा रहे हो? जिस पर शांतनु राधिका को देखते हुए बोला, बिल्कुल उसी तरह लड़ा रहा हूं जैसे आप अभी अपने इस चाचा जी के बेटे का साइड ले रही हो। राधिका शांतनु को खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखती है तो प्रत्यक्ष राधिका के हाथ पर हाथ रखता है, जिससे राधिका शांतनु को इग्नोर कर देती है। ऋषि माहौल को हल्का करने के लिए प्रत्यक्ष से बोला, वेल मिस्टर सिंघल, आज आप हमारे साथ ऑफिस चल रहे हैं ना? ऋषि की बात पर प्रत्यक्ष अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं तो यहाँ पर काम के लिए ही आया हूँ, लेकिन दीक्षित और राधिका घूमने के लिए आए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये लोग शिवी के साथ थोड़ा बीकानेर और जयपुर घूम ले। प्रत्यक्ष की बात पर रक्षित नीचे आते हुए बोला, लेकिन आई एम सो सॉरी मिस्टर सिंघल, मेरी बीवी जरा थक गई है क्योंकि मैं उसे एक्सरसाइज करवाने के लिए ले गया था, इसलिए वो बाहर जाने की कंडीशन में नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपकी होने वाली पत्नी और उनके भाई दोनों जहां चाहे वहां घूमने जा सकते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी की जरूरत हो तो चैतन्य और प्रियांश को मैं उनके साथ भेज सकता हूं। दीक्षित बहुत बुरी तरीके से रक्षित को घूरने लगता है। सुबह का वक्त, बीकानेर। रक्षित की बात सुनकर दीक्षित बुरी तरीके से उसे घूर रहा था, जिस पर शांतनु अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, डोंट वरी, इतना घूरने से मेरा पार्टनर तुम्हारी गोद में आकर बैठ नहीं जाएगा और ना ही तुम्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराएगा। दीक्षित शांतनु की बात पर उसे इग्नोर करते हुए चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। शिवन्या आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और रक्षित आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। ब्रेकफास्ट पूरी होने के बाद सर्वेंट सारे डाइनिंग टेबल को साफ कर देते हैं और रक्षित ऑफिस निकलने से पहले शिवन्या के गाल पर किस करके कहता है, बेबी शाम को तुम्हारा वेट करूंगा, टेडी हो जाना, हम दोनों एक डिनर डेट पर चल रहे हैं। शिवन्या रक्षित की बात पर हैरान होते हुए बोली, क्या डिनर डेट? लेकिन रक्षित शिवन्या की बात को बीच में काट कर बोला, मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम रेडी रहना। इतना कहकर रक्षित ऋषि और शांतनु के साथ वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसके साथ ही प्रत्यक्ष भी चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद राधिका शिवन्या के पास आ उसके हाथ को पकड़कर बोली, बैटरी, क्या तू सच में हम लोगों के साथ घूमने नहीं जाना चाहती? प्रियांश राधिका की बात पर बोला, हमारी प्यारी सपोली की बेस्ट फ्रेंड सुनो, रक्षित ने कहा ना कि शिवन्या थक गई है, वह नहीं जा सकती, तो क्या तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में वो बात नहीं घुसी? राधिका प्रियांश को घूरते हुए बोली, तुमसे यहाँ पर कोई बात नहीं हो रहा है, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। शिवन्या राधिका के हाथ को पकड़ते हुए बोली, मुझे ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है यहाँ पर, और जहाँ पर जरूरी काम चल रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम दीक्षित के साथ जा सकते हो। दीक्षित शिवन्या के पास आ उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्या हो गया है शिवी, तुम इतना खोई हुई सी क्यों रहती हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ। शिवन्या दीक्षित की बात पर उसे देखते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पर मुझे कोई कमी नहीं है,
हाँ, ये बात है कि ज्यादा बहस होने पर या फिर मैं कोई बदमाशी करूं तो रक्षित मुझे पनिशमेंट देते हैं। दीक्षित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर गुस्से से बोला, मुझे पता था उस जैसे प्लेबॉय की नजर और नियत किसी एक लड़की पर आकर रुक ही नहीं सकती, वो एक नंबर का निहायती। शिवन्या दीक्षित की बात को बीच में काट कर बोली, वो मुझे उठक बैठक करने के लिए पनिशमेंट देता है, मुझे मारता पीटता नहीं है, जो तुम उसे गलत कहते हुए गाली दे रहे हो। ये कहते हुए शिवन्या दीक्षित के हाथ को अपने हाथ से हटा देती है। दीक्षित शिवन्या की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस आदमी ने तुम पर कोई जादू चलाकर रखा है? तुम कभी भी। चैतन्य दीक्षित की बात सुनते हुए बोला, क्या बात है, तुम्हें भी लगता है ना? हमें भी लगता है कि रक्षित ने अपने प्यार का जादू सपोली पर चढ़ाकर रखा है। दीक्षित चैतन्य की तरफ नफरत से देखते हुए बोला, मैं शिवन्या को लेकर अपने साथ और राधिका के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं। अगर तुम्हारा रक्षित आ जाए तो उससे कहना कि मैं शिवन्या को लेकर गया हूं। शिवन्या दीक्षित की बात सुनकर बोली, मैंने कहा ना तुमसे दीक्षित, मुझे कहीं नहीं जाना है किसी के साथ भी, और तुम मुझे इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। दीक्षित एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती ना, तो मैं राधिका के साथ जा रहा हूं। अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। शिवन्या दीक्षित की बात पर अपना सिर हिलाती है तो दीक्षित राधिका की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाता है और दोनों हवेली से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चैतन्य शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, सपोली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही ये लड़का तुमसे चिपक रहा है? अगर रक्षित का दिमाग खराब हुआ ना, तो इसका गला कहीं और होगा और शरीर कहीं और। शिवन्या चैतन्य की बात पर उसे देखते हुए बोली, क्यों, तुम लोगों का रक्षित बकरे को हलाल करने वाला कसाई है क्या? और तुम लोग भी एक बात ध्यान से अपने कान खोलकर सुन लो, मैं रक्षित से बिल्कुल नहीं डरती। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं और शिवन्या को इग्नोर करके गार्डन की तरफ चले जाते हैं। शिवन्या उन दोनों को जाता हुआ देखकर मुंह बनाती है और वापस अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऋषि ऑफिस जाने के बजाय कंस्ट्रक्शन साइट पर काम देखने के लिए आ गया था। ऋषि वहां पर खड़े इंजीनियर की तरफ देखते हुए बोला, कहां तक काम पहुंचा और कहां तक बाकी है, बस ये बता दो, और मटेरियल में अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ लगे तो मुझे बता देना, क्योंकि रक्षित को धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं पसंद। ऋषि की बात सुनकर इंजीनियर अपना सिर हिला देता है और उसे सब कुछ बताने लगता है। ऋषि सब कुछ देख रहा था और समझ रहा था। कुछ देर बाद ऋषि कंस्ट्रक्शन साइट को घूमते हुए एक जगह पहुंचता है तो देखता है वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी। इंजीनियर उस तरफ जाते हुए बोला, क्या हो गया, यहां पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ऋषि भी इंजीनियर के पीछे पीछे आ जाता है और लोगों को हटाते हुए कहता है, क्या हो गया यहां पर, आप सब लोगों ने इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है? जाकर अपना काम कीजिए। ऋषि की बात सुनकर काम करने वाले लोग अपने अपने काम में फिर से लग जाते हैं। ऋषि सामने की तरफ देखता है जहां पर एक बूढ़ी औरत के हाथों में चोट आई थी और एक लड़की उसके हाथ की मरहम पट्टी कर रही थी, जिसकी पीठ ऋषि की तरफ थी। लड़की औरत के हाथ की पूरी पट्टी करने के बाद मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिएगा काकी, बहुत जल्दी आपका हाथ ठीक हो जाएगा। ऋषि आवाज को सुनकर बोला, चाहत। चाहत पलटकर ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, अरे नकली कलेक्टर बाबू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऋषि चाहत को घूरते हुए बोला, मैं कलेक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, और यह जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो मेरी है। चाहत ऋषि की बात पर बोली, रे मैया रे, आप इतने अमीर हो, मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक यू सो मच। ऋषि बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करते हुए बोला, इनको ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? चाहत अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस हल्का सा हाथ में जख्म हो गया है, बाकी मैंने। ऋषि चाहत की बात को बीच में काटकर बोला, मैंने तुमसे पूरा इलाज का बायोडेटा नहीं मांगा, मैंने बस इतना पूछा कि अब वो ठीक है या फिर नहीं। चाहत मुंह बनाते हुए बोली, हमको एक चीज समझ नहीं आता, आप जैसा इंसान जो अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता, वो इतने बड़े बिजनेसमैन कैसा हो सकता है? ऋषि चाहत की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इंजीनियर ऋषि के बात पर बोला, ये भी यहाँ पर एक वर्कर है। ऋषि चाहत की तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में तुम्हारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है जो तुम यहाँ पर आकर कुली ही मजदूरी कर रही हो? चाहत ऋषि की बात पर उसे घूरते हुए बोली, आपसे किसने कहा कि एक लड़की आकर मजदूरी नहीं कर सकती, पेट सब कुछ करवाता है। ऋषि चाहत की बात पर बोला, हाँ मुझे पता है कि पेट सब कुछ करवाता है, लेकिन तुम्हें इस तरीके से यहाँ काम नहीं करना चाहिए।
चाहत ऋषि की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, अगर मैं यहाँ पर काम करने नहीं आऊंगी तो क्या आप मेरा सारा खर्चा उठाओगे? मेरी बहन की पढ़ाई, मेरे बाबा की दवाएं और साथ में खेत। ऋषि चाहत की बात पर बोला, मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम यहाँ को छोड़कर मेरे ऑफिस में ऐसा पियून काम कर सकती हो। चाहत ऋषि की बात पर एक गहरी सांस लेकर बोली, बड़े लोगों के बड़े सोच ले और मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ और उसी में बहुत खुश हूँ, आप जाकर अपने ऑफिस को संभालिए। इंजीनियर चाहत को ऐसे देखने लगता है जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। चाहत इंजीनियर की नजरों को खुद पर महसूस करते हुए बोली, इंजीनियर साहब इस बिल्डिंग को बनाने पर ध्यान दीजिए, मुझे घूरने पर नहीं। चाहत की बात पर इंजीनियर होश में आता है और बाकी लोगों की तरफ चला जाता है। चाहत ऋषि को इग्नोर कर अपने काम में लग जाती है। ऋषि जो कि चाहत के एटीट्यूड को देखकर पहले से ही गुस्से में आ चुका था, चाहत को एक नज़र देखने के बाद बाकी के इंफॉर्मेशन लेकर वहां से निकल जाता है। इधर शांतनु रक्षित के काम से बाहर आया हुआ था, तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर उसी लड़की से होती है जिससे वो शॉपिंग मॉल में टकराया था। शांतनु उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो वो लड़की कहती है, मिस्टर सान्याल आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। शांतनु उसकी बात पर उसे घूरते हुए बोला, हाँ अगर मैं तुम्हें इग्नोर ना करूं तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गले लगा लूं? वो लड़की शांतनु की बात पर थोड़ा मायूस होकर बोली, आई एम सॉरी, मैंने उस दिन आपके साथ बदतमीजी की थी और आपकी बहन बहुत प्यारी है। शांतनु उसकी बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, वह मेरी बहन नहीं है, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए अपनी जुबान पर लगाम दो। वो हैरान होते हुए बोली, क्या वो बच्ची आपकी गर्लफ्रेंड है और आप? शांतनु अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, तुम होती कौन हो हम लोगों के बीच में एज गैप लाने वाली? अगर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? जाकर अपना काम करो, मेरे काम के बीच में डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर शांतनु रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। शांतनु रेस्टोरेंट से बाहर अपने वॉच में देखता है जिसमें दोपहर के 2 बजे बज रहे थे। शांतनु अपनी गाड़ी सीधा तारा के यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाता है। यूनिवर्सिटी। शांतनु यूनिवर्सिटी की बाहर अपनी गाड़ी रोकता है तो उसकी नजर एक बार फिर तारा पर जाती है जो कि गर्ल्स एंड बॉयज के साथ बैठे मस्ती कर रही थी। शांतनु की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो जाती है। उसे अब तारा पर गुस्सा आने लगता है कि कैसे उसका मना करने के बावजूद ये लड़की लड़कों के साथ ऐश कर रही है वहां पर। शांतनु अपना फोन निकाल तारा को कॉल करता है और तारा को देखने लगता है। तारा जब शांतनु का फोन देखती है तो अपनी जगह से उठकर कुछ दूरी पर आप कॉल रिसीव करते हुए कहते हैं, हेलो। शांतनु अपनी टोन को नॉर्मल करते हुए बोला, कहां पर हो तुम? तारा शांतनु की बात पर बोली, मंगल ग्रह आई थी ये देखने की यहाँ पर पानी वाला काम पूरा हुआ या फिर नहीं। कैसे सवाल करते हो? अजीब सा, कॉलेज में रहूंगी ना, और कहां पर रहूंगी? शांतनु तारा को घूरते हुए बोला, कॉलेज में हो, कहां पर हो? तारा शांतनु की बात पर कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, वो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई हूँ, अभी लंच का ब्रेक हुआ है ना, इसलिए आज क्या तुम मुझे लेने आ रहे हो? शांतनु उसकी सभी सवाल को इग्नोर करके बोला, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड लोगों के साथ बैठी हुई हो? तारा इस बार झूठ बोलते हुए बोली, नहीं तो मैं तो अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई हूँ। क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांतनु कॉल कट कर देता है। तारा शांतनु की अचानक कॉल कट करने से अपने फोन की तरफ देखने लगती है और फिर एक गहरी सांस लेकर सुरजा अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाती है। शांतनु अपनी कार से उतर सीधा अपने कदम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तरफ बढ़ा देता है। यूनिवर्सिटी। शांतनु अपनी गाड़ी से उतरकर अपने कदम सीधा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तरफ बढ़ा देता है। शांतनु तारा और उसके दोस्तों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तारा शांतनु का अपने सामने देखकर घबरा जाती है और जल्दी से अपने सारे दोस्तों से अलग होकर शांतनु के सामने आकर खड़ी हो जाती है। शांतनु अपनी गुस्से भरी नजरों से तारा को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना लड़कों से दूर रहना, क्या इतनी छोटी सी बात तुम्हारे इस छोटे से अकल में नहीं घुसती? शांतनु की गुस्से भरी आवाज पर तारा अपना सिर झुकाकर बोली, लेकिन ये सभी मेरे दोस्त हैं और दोस्त लोगों के साथ घूमना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम इतनी छोटी बात को बड़ा कर रहे हो। शांतनु तारा के बाजू को मजबूती से पकड़कर उसे खींचते हुए कार की तरफ ले जाता है। तारा के दोस्त बस तारा को जाता हुआ देख रहे थे। शांतनु कार का दरवाजा खोल तारा को अंदर बैठाता है और आकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी तेज रफ्तार में आगे की तरफ ले जाता है। तारा हैरानी से शांतनु को देखते हुए बोली, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी मेरे क्लास बाकी है। शांतनु बिना तारा की बात को सुने अपनी गाड़ी सीधा रेगिस्तान के टीले की तरफ बढ़ा देता है। तारा अभी भी डरी हुई नजरों से शांतनु की तरफ देख रही थी।
शांतनु अपनी गाड़ी लाकर रेगिस्तान के टीले के पास रुकता है और गाड़ी से उतर तारा की तरफ जा उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकालकर धकेल देता है। अचानक शांतनु क्या ऐसा करने से तारा गिरती तो नहीं है, लेकिन थोड़ी लड़खड़ा जाती है और हैरान भरी नजरों से शांतनु की तरफ देखने लगती है। शांतनु गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम्हें ये छोटी बात लगती है? तुम अभी छोटी हो, क्या तुम्हें अपनी गोद में उठाकर तुम्हें हर एक चीज बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा? तारा शांतनु के चिल्लाने पर उसे घूरते हुए बोली, पहले तुम चिल्लाना बंद करो। किस बात के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो ये तो बताओ। क्या तुम जब कॉलेज में थे तब तुम्हारे कोई दोस्त नहीं थे? क्या तुम लड़कियों के बीच में नहीं रहते थे, और अब जब मैं लड़कों के बीच में हूं तो तुम्हें क्यों दिक्कत जा रही है? मुझे अपनी लिमिट अच्छे से पता है। शांतनु तारा के पास उसके चेहरे को मजबूती से पकड़कर बोला, तारा तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, थोड़ी ही सही, मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकता। समझ में आए तुम्हें मेरी बात? इसलिए अगर मैं कुछ भी कहता हूं तो उस बात को सीरियस लिया करो, चाहे वो सीरियस ना रहे फिर भी, क्योंकि जो मेरी बात को हवा में लेता है मुझे वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद। तारा शांतनु की बात पर उसे देखते हुए बोली, मैंने कब तुम्हारी बातों को हल्के में लिया है जो तुम मुझे ऐसे कह रहे हो? और सबसे जरूरी बात, अगर मैं गलत ना रहूं तो मैं किसी के सामने नहीं झुकती और ना मैं किसी से डरती हूं। शांतनु एक गहरी सांस लेकर तारा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे रफ किस करने लगता है। तारा शांतनु के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन शांतनु उससे काफी ज्यादा ताकतवर था। तारा शांतनु के बार बार काटने से रोने लगती है। शांतनु करीब 15 मिनट बाद सेटिस्फैक्शन में तारा से दूर होता है। तारा की आंखों में आंसू की लकीरें साफ नजर आ रही थी और शांतनु अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर गाड़ी के बोनट पर घुसा मारता है। तारा शांतनु को इतने गुस्से में देखकर डर से कांप उठती है। शांतनु के हाथों से खून निकलने लगता है। शांतनु एक गहरी सांस ले तारा के पास आप उसके चेहरे को पकड़कर बोला, सॉरी। तारा अभी भी सुबक रही थी। वो शांतनु के हाथ को दूर करते हुए बोली, मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। शांतनु जबरदस्ती तारा को गले लगाकर बोला, आई एम सो सॉरी, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तारा रोते हुए शांतनु के सीने पर मारकर बोली, यू ब्लडी बास्टर्ड, यू हर्ट मी, यू बाइट माई लिप्स, आई हेट यू, स्टे अवे फॉर मी। शांतनु तारा को फिर भी नहीं छोड़ता। वो तारा को तब तक गले लगाकर रखता है जब तक तारा खुद ही उसे मारते हुए थक नहीं जाती। शांतनु तारा को कसकर अपनी बाहों में भरे बोला, आई डोंट नो, कैसे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, कैसे मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दिया, लेकिन मैं दोबारा कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। तारा शांतनु की बात का कोई जवाब नहीं देती। शांतनु अपना सिर नीचे करके देखता है तो पाता है तारा उसके शर्ट को अपनी छोटी मुट्ठियों में भरे सो चुकी थी। शांतनु तारा को इतने चैन से सोता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी के पैसेंजर सीट को नीचे कर सुला देता है। तारा एक कंफर्टेबल पोजीशन में सो जाती है तो शांतनु जाकर फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ अपनी गाड़ी शेखावत हवेली की तरफ ले जाता है। शाम का वक्त, हवेली। दीक्षित और राधिका घूमकर आ चुके थे। दीक्षित शिवन्या की तरफ देखता है जो कि वहां पर बैठी उन दोनों को ही देख रही थी। अभी तक प्रत्यक्ष, रक्षित और ऋषि घर नहीं आए थे और ना ही शांतनु आया था। दीक्षित एक राजस्थानी हार शिवन्या को दिखाते हुए बोला, बैटरी मैंने इसे तुम्हारे लिए लिया है, देखो अच्छा है ना? शिवन्या दीक्षित के सवाल पर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ काफी अच्छा है, क्या तुमने इसे मेरे लिए लिया है? राधिका तिरछी नजर से शिवन्या को घूरते हुए बोली, नहीं, पड़ोस वाली जो शीला है ना उसके लिए लिया है। इडियट, उसने कहा ना तुमसे कि उसने तुम्हारे लिए लिया है, फिर भी तुम बेवकूफों की तरह सवाल पूछ रही हो। राधिका के गुस्से भरी आवाज पर शिवन्या हल्का मुस्कुराकर दीक्षित के हाथ से हार लेने लगती है, जिस पर दीक्षित अपना हाथ पीछे करके कहता है, मैं इसे अपने हाथों से तुम्हें पहनाना चाहता हूं। शिवन्या दीक्षित की बात पर उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, हम दोनों पहले सिर्फ अच्छे दोस्त थे, तुम अब ज्यादा कर रहे हो, मुझे अपना काम खुद करना ज्यादा अच्छा लगता है। राधिका शिवन्या की बात पर बोली, बैटरी वो तेरे पति का हक नहीं छीन रहा है, बस तुझे अपने हाथों से अपना लाया हुआ तोहफा पहनाना चाहता है, और तू है कि इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा कर रही है, क्या तू दीक्षित के हाथ से नहीं पहन सकती? एंट्रेंस पर खड़ा रक्षित राधिका की बात पर बोला, नहीं, मेरी बीवी किसी और कल आया हुआ तोहफा छूती भी नहीं है और आप यहाँ पर पहनने की बात कर रही हो।
राधिका अपनी गर्दन घुमा रक्षित को देखते हुए बोली, दीक्षित सिर्फ बैटरी को अपने लाए हुए तोहफे को पहनाना चाहता है, फिर भी आपको दिक्कत जा रही है। रक्षित अपना हाथ चैतन्य की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जरा जो तोहफा हम लोगों ने हमारे मेहमानों के लिए लिया था उसे लेकर आना, और खासकर राधिका जी का तोहफा। चैतन्य रक्षित की बात पर कमरे की तरफ चला जाता है और कुछ देर बाद एक बॉक्स लेकर आता है। रक्षित उसमें से एक पेंडेंट वाले नेकलेस को निकालकर राधिका की तरफ आते हुए बोला, मैंने इसे आपके लिए लिया था, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपके गले में इसे पहना सकता हूँ। राधिका रक्षित को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पीछे होकर बोली, बिल्कुल नहीं, आप इस तरीके से मुझे कैसे पहना सकते हो, मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, करेक्ट, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब मेरी बीवी और मैं शादीशुदा है तो आप अपने इस चचेरे भाई को मेरी बीवी के साथ मैच मेकर क्यों बनाना चाहती हैं? राधिका एक गहरी सांस लेकर रक्षित से बोली, इसकी वजह यह है कि दीक्षित शिवन्या को पसंद करता है, अभी से ही नहीं, जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब से उन दोनों के बीच में आप आए हो। रक्षित की पकड़ अपने हाथ में पकड़े नेकलेस पर मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे नेकलेस की डोर टूटने लगती है और उसमें की गई कारीगरी, जो कि सोने की थी, रक्षित के हाथ में चुभने लगती है और खून आने लगता है। लेकिन रक्षित को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी तो आंखें मानो गुस्से से आग उगलने लगी थी। रक्षित राधिका को इग्नोर कर शिवन्या के सामने जाकर बोला, सपोली से, क्या तुम दीक्षित चौहान को पसंद करती थी? हाँ और ना, बस इतना ही जवाब देना। दीक्षित रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, ये कैसा बेहुदा सवाल है। रक्षित अपनी जहरीली नजर से दीक्षित को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे बात नहीं की, आई एम टॉकिंग टू माई वाइफ, सो होल्ड योर टंग, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। दीक्षित रक्षित के गुस्से भरी आवाज पर बस मुंह मारकर रह जाता है और रक्षित फिर से शिवन्या की तरफ देखते हुए कहता है, से सपली, डू यू लाइक दीक्षित चौहान? शिवन्या जल्दी से अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, मैंने उसे दोस्त के अलावा और कुछ कभी नहीं समझा और ना ही मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग है। रक्षित दीक्षित के हाथ से हार लेकर तोड़कर फेंक देता है और दीक्षित को वार्निंग देते हुए कहता है, सुना तुमने क्या कहा मेरी बीवी ने? मैंने तो अपने भाई तक को नहीं बख्शा, तुम कौन से खेत के गाजर हो? दोनों हाथ काट कर गले में लटका दूंगा, इसलिए कभी भी मेरी वाइफ से क्लोजी होने की कोशिश मत करना, कॉज आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट माई थिंग्स। राधिका रक्षित की बदतमीजी पर गुस्से से बोली, मिस्टर राजवंश, आप हद पार कर रहे हो। रक्षित ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, मेरी जेट को रेडी करो, ये सभी लोग जा रहे हैं वापस मुंबई। ऋषि रक्षित की बात पर अपना सिर हिला देता है। शिवन्या सुरक्षित की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन ये लोग तो कल ही आए हैं, आज क्यों जाएंगे? रक्षित शिवन्या को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, डियर सपली, तुम्हें इन लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सो वी शुड पे अटेंशन टू द डेट ऑफ बोथ। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, लेकिन मैं। रक्षित अपनी अपनी ओलिव ग्रीन आइज से शिवन्या की आंखों में घूर कर देखता है तो शिवन्या चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद प्रत्यक्ष भी आ जाता है, जो कि कुछ काम के कारण ऑफिस में ही रुक गया था। प्रत्यक्ष वहां के माहौल को गर्म देखकर राधिका की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट हैपन, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? रक्षित प्रत्यक्ष की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर सिंघल, मैं अपनी वाइफ को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इसीलिए मैं बस कह रहा था कि अब आप लोगों को मुंबई वापस जाना चाहिए, अगर आप रहना चाहते हो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष रक्षित की बात पर उसे देखते हुए बोला, कहीं जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? शांतनु अंदर आते हुए बोला, हनीमून पर जा रहे हैं, अब घर में ही हनीमून बना बना कर थक गए हैं तो थोड़ा बाहर भी एंजॉय करना बनता है ना, इसीलिए बस पार्टनर और उसकी वाइफ, मतलब हमारी सपोली, हनीमून पर जा रहे हैं। रक्षित शांतनु का साथ देते हुए प्रत्यक्ष से बोला, मेरा पार्टनर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं आपकी बहन को लेकर हनीमून पर जा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो अपनी पार्टनर को लेकर चल सकते हो हमारे साथ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन बीच में कबाब में हड्डी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये कहते हुए रक्षित एक नज़र दीक्षित पर डालता है जो कि उसे ही घूर रहा था। प्रत्यक्ष रक्षित की बात पर कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैं चाहूंगा कि आप बैटरी को लेकर मुंबई वापस जल्दी आ जाएं क्योंकि मॉम डैड बहुत ज्यादा परेशान थे उसके लिए। रक्षित प्रत्यक्ष की बात सुनकर बोला, डोंट वरी, मुझे झटके देने की बहुत आदत है, मेरा मतलब लोगों को सरप्राइज देना बहुत पसंद है, मैं बहुत जल्दी आपकी सपोली को लेकर घर आ जाऊंगा और मैंने जेड रेडी करवा दिया है, बस आपको सामान उठाना है, उसमें डालना है और वो उड़कर सीधा मुंबई एयरपोर्ट पर जाकर टेक ऑफ कर देगी।
प्रत्यक्ष रक्षित की बात पर अपना सिर हिला देता है, क्योंकि वो अच्छे से समझ गया था रक्षित बिल्कुल भी नहीं चाहता कि प्रत्यक्ष, दीक्षित और राधिका वहां पर रुके, इसलिए प्रत्यक्ष और ज्यादा जिद नहीं करता और वो सभी रातों रात वहां से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद रक्षित पागलों की तरह मेनहोल के सामान को देखते हुए चिल्लाकर बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, मैं उसे जान से मार दूंगा, मुझे उसके हाथ काट देने चाहिए थे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे उसकी मौत चाहिए। ऋषि रक्षित के पागलों की तरह हरकत को देखकर बोला, पहले तुम शांत हो जाओ, अपनी कंगारू की तरह फुदकने वाली हरकत को ठीक करो, क्योंकि तुम्हारी बीवी ऊपर से तुम्हें देख रही है। रक्षित ऋषि की बात सुन अपना सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो कॉरिडोर पर एक पतले स्ट्रिप वाली थाई तक की ड्रेस पहने शिवन्या रेडी खड़ी हुई थी। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। रक्षित अपने कदम शिवन्या की तरफ बढ़ाकर बोला, रियली यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, कैन वी बोथ सेलिब्रेट हनीमून टुडे। रात का वक्त, हवेली, बीकानेर। रक्षित की बात सुनकर शिवन्या अपनी आंखें छोटी करके बोली, मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती, तुमने मेरे घर वालों को यहाँ से जबरदस्ती भगा दिया, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड करने के लिए मरी जा रही हूँ। रक्षित शिवन्या की आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे देखते ही एक हवस साफ नजर आती है, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पर मेहनत करूं? शिवन्या एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ सो चुके हो तुम, लेकिन फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी है ना? रक्षित बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा कर बोला, क्या पता तुम्हारा रस पीकर मेरी प्यास और भूख दोनों मिट जाए। रक्षित की बात सुन शिवन्या एक गहरी सांस लेकर नीचे की तरफ आ जाती है तो रक्षित भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। शिवन्या ऋषि के सामने आकर रक्षित की तरफ इशारा करके बोली, इस सनकी इंसान ने किसी झील या फिर पुल वाली जगह पर हमारी डेट अरेंज नहीं की ना? क्या पता मुझे पानी में डुबा देने का प्लान किया हो। रक्षित शिवन्या की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, जब तक जैसा कि मैंने कहा तुम मेरा प्यास ना बुझा दो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूं। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा निर्लज इंसान नहीं देखा। रक्षित शिवन्या के होठों को पकड़कर बोला, सपोली, तुमने अभी पूरी जिंदगी ही कहाँ जी है, जो तुम हमेशा अपनी जिंदगी की दुहाई देती रहती हो? हाँ। शिवन्या रक्षित के हाथ पर मारती है तो रक्षित शिवन्या के होठों को छोड़ देता है और अपने हाथ को ऐसे झाड़ने लगता है जैसे उसने किसी दूसरे को छू दिया हो। शिवन्या उसकी इस हरकत पर बुरी तरीके से गुस्सा हो जाती है और हवेली से बाहर की तरफ जाने लगती है, जिस पर रक्षित आगे पढ़कर उसके हाथ को पकड़कर कहता है, टेरेस पर है हमारा डेट, तुम क्या दिन में सपने देखने लगती हो कि मैं तुम्हें किसी 5 स्टार होटल में ले जाकर तुम्हारे ऊपर अपने पैसे वेस्ट करूंगा। शिवन्या रक्षित की बात पर घूरकर उसकी तरफ देखती है और टेरेस की तरफ चली जाती है। रक्षित ऋषि को आंख मारते हुए टेरेस की तरफ बढ़ जाता है। रक्षित टेरेस पर आता है तो देखता है वहां पर रेड बलून के साथ एक बिस्तर लगा हुआ था और जिसे सफेद पर्दों से ढका गया था और एक खूबसूरत सी डिनर डेट प्लान की गई थी। रक्षित पूरी जगह को देखते हुए बोला, क्या बात है, मेरे दोस्तों ने तो सीधा मेरे सुहागरात की तैयारी कर दी। शिवन्या पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी तरह निहायत ही घटिया है। रक्षित वाइन पीते हुए बोला, अब मेरी तारीफ के लिए पूरी रात है सपोली, चलो चुपचाप अपना डिनर एंजॉय करो। शिवन्या घूरकर रक्षित की तरफ देखती है। रक्षित अपना फोन निकालकर टेबल पर रख देता है, लेकिन उसकी नजर नहीं जाती कि हमेशा की तरह एक ड्रग्स का पैकेट नीचे गिर जाता है, जो कि चेक करते वक्त उसने अपने जेब में रख लिया था। शिवन्या अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। रक्षित वाइन पीते हुए हवेली के आगे की तरफ जाता है और सामने की तरफ देखता है तो सामने सब कुछ बहुत छोटा नजर आ रहा था। शिवन्या पूरी डेकोरेशन को देखते हुए उसकी नजर टेबल के नीचे जाती है और वो ड्रग्स के पैकेट को उठाकर खुद से बोली, ये नमक का पैकेट यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर शिवन्या खाने को टेस्ट करती है तो उसे नमक थोड़ा कम लगता है, इसलिए वो दोनों में ड्रग्स थोड़ा थोड़ा मिला देती है। शिवन्या रक्षित के पास जाकर बोली, अब क्या रात भर यहीं पर तमाशा करना है? चुपचाप चलो खाना खाने, मुझे भूख लगी है और नींद भी लगी है। रक्षित शिवन्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, आई स्वेयर सपली, यू आर लुकिंग सो हॉट एंड आई कैन टेस्ट यू। शिवन्या अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर रक्षित को घूरते हुए बोली, लेकिन मुझे तुम्हारे टेस्ट करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर शिवन्या जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और रक्षित आकर उसके सामने की कुर्सी पर बैठ जाता है। रक्षित डिनर को देखते हुए बोला, नॉट बैड,
मेरे पसंद की सब्जी है। शिवन्या रक्षित की बात पर मुंह बनाती है तो रक्षित अपना डिनर करने लगता है और शिवन्या भी अपना डिनर मजे के साथ एंजॉय करने लगती है। कुछ देर खाने के बाद रक्षित को सब्जी का टेस्ट अजीब लगने लगता है। शिवन्या को भी अपना सिर घूमता हुआ महसूस होने लगता है। रक्षित के लिए ड्रग्स का नॉर्मल से भी कम डोज बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि ना वो ज्यादा ड्रिंक कर पाता था और ना ज्यादा कोई और नशा कर पाता था। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और यहाँ पर तो शिवन्या ने नमक समझकर ड्रग्स की बरसात उसके खाने पर कर दी है, जिसका असर होना शुरू हो चुका था। शिवन्या अपने सिर को पकड़ते हुए नशे में बोली, हे ये क्या है, मेरा सिर क्यों घूम रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। रक्षित पानी पीते हुए बोला, आई डोंट नो, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सपोली, तुमने कुछ मिला क्या मेरे खाने में? शिवन्या के गाल धीरे धीरे लाल होने लगते हैं, उसके चेहरे पर हल्के दाने नजर आने लगते हैं। शिवन्या रक्षित की बात पर उसे घूरते हुए कहती है, तुम अपनी बकवास बिल्कुल बंद करो, मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी तुम्हारे खाने में, मुझे तो लगता है कि तुमने ही कुछ मिलाया है मेरे खाने में। रक्षित अपने ब्लेजर को निकाल कर फेंक देता है और अपना शर्ट के बटन निकालते हुए कहता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। रक्षित की बात सुन शिवन्या कुर्सी से उठकर बिस्तर की तरफ चली जाती है। रक्षित शिवन्या पर चिल्लाते हुए बोला, जहरीली नागिन कहीं की, मुझे अच्छे से पता है तुमने ही कुछ किया है। शिवन्या नशे में झूमते बोली, देखो मुझसे झगड़ा करना बंद करो, मुझे गर्मी लग रही है, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम हो जिसने ये बकवास सा डेट प्लान किया था और मुझे जानबूझकर परेशान करने के लिए ये सब तमाशा कर रहे हो ना, मैं तुम्हें छत से धक्का देकर मार दूंगी। रक्षित कुर्सी से उठकर शिवन्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। शिवन्या नशीली आंखों से रक्षित की तरफ देखने लगती है तो रक्षित शिवन्या के करीब बैठकर उसकी तरफ देखने लगती है। रक्षित शिवन्या के बालों को साइड करते हुए उसके गले पर किस करने लगता है। शिवन्या, जो कि खुद भी नशे में डूब रही थी, रक्षित के ऐसा करने पर थोड़ा सा साइड होते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? रक्षित शिवन्या के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बिस्तर पर धकेलते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। इतना कहकर रक्षित अपना शर्ट उतार कर फेंक देता है। दोनों अब लगभग नशे में चूर हो चुके थे, दोनों के पास ही सोचने की क्षमता नहीं थी। रक्षित शिवन्या के पास आ उसके पहने उस सेक्सी सी ड्रेस को लगभग फाड़ते हुए निकालकर फेंक देता है और उसके होठों पर टूट पड़ता है। रक्षित बिल्कुल एक राक्षस की तरह था। शिवन्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ड्रग्स के कारण उसके शरीर की इच्छाएं उसके दर्द से बढ़कर हो गई थी। रक्षित शिवन्या के पूरे शरीर पर किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। दोनों के कपड़े फर्श के नीचे बुरी हालत में पड़े हुए थे और पूरा बिस्तर गंदा हो गया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही आंखों पर पड़ती है, शिवन्या की नींद खुल जाती है। उसे अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस होने लगता है। शिवन्या अपने आप को संभालते हुए उठने की कोशिश करती है तो उसे अपने कमर पर और लोअर पार्ट पर बहुत तेज दर्द होता है। उसके मुंह से एक आह भरी सिसकी निकल जाती है। शिवन्या खुद को देखती है, जो कि सिर्फ एक चादर के तले थी, कि उसकी नजर अपने बगल में औंधे मुंह सो रहे रक्षित पर जाती है। शिवन्या रक्षित पर चिल्लाते हुए बोली, तुम राक्षस कहीं के। शिवन्या के चिल्लाने पर रक्षित उठ जाता है, उसे भी अपने सिर पर तेज दर्द होने लगता है। रक्षित अपना सिर घुमाकर शिवन्या की तरफ देखता है, जो कि जिस हालत में थी उसे देखकर रक्षित अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। शिवन्या रक्षित की हरकत पर गुस्से में चिल्लाकर बोली, अब क्या तुम अपना के शरीफ होने का नाटक करना बंद कर सकते हो? ये जो मेरी हालत देख रहे हो ना तुमने की है, तुमने मेरा रेप किया। रक्षित शिवन्या के जबड़े को मजबूती से पकड़कर गुस्सा से बोला, मैंने किसी का रेप नहीं किया और मुझ पर दोबारा अगर ऐसी बेहुदा इल्जाम तुमने लगाई ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। शिवन्या रक्षित के हाथ को झटकते हुए बोली, तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरी जैसी बदसूरत लड़की को कभी हाथ भी लगाना पसंद नहीं करते, तो कल क्या हो गया था तुम्हें, जो तुमने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को छीन लिया मुझसे। रक्षित शिवन्या की तरफ घूर कर देखता है कि उसकी नज़र टेबल के पास गिरे पाउच पर जाती है, जिस पर अभी भी थोड़ा सा ड्रग्स बचा हुआ था। रक्षित वैसे ही नेकेड शिवन्या का सामने उठ जाता है और अपना पेंट उठाकर पहन लेता है। शिवन्या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। रक्षित उस पाउच को उठाकर शिवन्या के सामने लाकर बोला, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, नमक का पैकेट है, खाने में नमक कम था तो मैंने डाल दिया, अब तुम्हें उससे भी दिक्कत है। रक्षित शिवन्या के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, जोड़, मुझे लगता था तुम सिर्फ शक्ल की बेवकूफ हो, लेकिन तुम तो दिमाग से भी अंधी हो। ये ड्रग्स है जिसे मैंने ऐसा ट्रायल के लिए घर लाया था।
शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुम? रक्षित शिवन्या के जबड़े को झटक कर बोला, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। बिजनेस के आड़ में मैं काले धंधे करता हूँ। जिन शिप में मेरे मटेरियल जाते हैं उसके साथ ही मैं ड्रग्स भी सप्लाई करता हूँ। शिवन्या अनिश्चितता से रक्षित की तरफ देख रही थी, उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। रक्षित शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, और क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को तुमसे छीन लिया। शिवन्या की आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिन्हें देखकर रक्षित भड़कते हुए कहता है, तुम निहायत ही बेवकूफ लड़की हो। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आया हूं। अगर मैं होश में रहता ना तो तुम चाहे मर जाती, फिर भी तुम्हारे साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाता मैं, लेकिन तुम्हारे कारण मुझसे ऐसी गलती हो गई। शिवन्या रोते हुए रक्षित की तरफ देखने लगती है, तो रक्षित अपने गुस्से को कंट्रोल कर शिवन्या को गले लगाते हुए कहता है, सपोली कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक ना एक दिन तो होना ही था, और मैं तो वैसे भी सेक्सी हूँ। तुम्हारी नियत पहले से ही मुझ पर थी, कल मौका मिला तो मौके का फायदा उठाना बनता था, ना तुम्हारा मुझसे। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर करने लगती है, तो रक्षित शिवन्या की चादर को पकड़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा याद है। तुम्हारे कमर पर सांप का टैटू बना है, तुमने बताया नहीं था। शिवन्या चादर को मजबूती से अपने आप को ढकते हुए बोली, रक्षित प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे परेशान करना बंद करो। रक्षित अपने हाथ पीछे लेकर बोला, लेकिन डियर सपोली, तुम ये कैसे भूल गई? मेरे करीब आकर तुमने खुद अपनी जिंदगी को मेरे कैद में और गहराई से लाने का विचार सोचा है। शिवन्या रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। रक्षित अपनी ओलिव ग्रीन आइज से शिवन्या की आंखों में देखते हुए बोला, डियर सपोली, तुम्हारी ये नीली आंखें बहुत खूबसूरत है और मुझे तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी लगती है। शिवन्या रक्षित की इस बात को सुनकर अपनी आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।